1857 भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये तो एक धधकती हुई ज्वाला है, एक ऐसी चिंगारी जिसने गुलामी की जंजीरों को पिघलाने के लिए आप समझिए पूरे देश में आग लगा दी। तो चलिए आज हम उस आग की कहानी को परत दर परत समझते हैं। और ये जो लाइन है ना, वो साल जब पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था, ये उस भावना का सार है। वो एहसास जिसने लाखों लोगों को अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए प्रेरित किया। ये कहानी है उस साल की जब हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी सामूहिक ताकत को पहचाना और सचमुच उठ खड़ा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब ये आग सबसे पहले भड़की कहाँ? कहानी की शुरुआत होती है मेरठ की छावनी से। जरा घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। 10 मई को मेरठ में चिंगारी भड़की और सिर्फ एक रात में विद्रोही सिपाही 60 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच गए और अगले ही दिन यानी 11 मई को दिल्ली के लाल किले पर उनका कब्जा था। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक ललकार थी। और उस वक्त गलियों और छावनियों में बस एक ही नारा गूंज रहा था, मारो फिरंगियों को। ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक साफ मकसद था, विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। आप सोचिए, इस एक नारे ने हजारों लाखों लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतना बड़ा गुस्सा अचानक कैसे भड़क गया? देखिए, ये सिर्फ एक दिन की बात तो बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे सालों का, दशकों का दबा हुआ आक्रोश था। एक तरह से कहें तो बारूद जमा हो रहा था। तो चलिए उन कारणों को समझते हैं जिन्होंने इस विद्रोह की आग को हवा दी। इस विद्रोह की पूरी कहानी असल में इन दो तस्वीरों में सिमटी हुई है। एक तरफ है चर्बी वाला कारतूस, वो चिंगारी जिसने आग लगाई, और दूसरी तरफ है सालों से जमा हो रहा वो बारूद का ढेर, यानी वो गहरे राजनीतिक और आर्थिक कारण जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। इस बारूद के ढेर में सबसे बड़ा हिस्सा था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का। इसका मतलब बड़ा सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज, उसकी रियासत अंग्रेजों की हो जाएगी, बस। इसी नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़े राज्य रातों रात ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। जाहिर है इस कदम ने शासकों और उनकी प्रजा दोनों को कंपनी का कट्टर दुश्मन बना दिया। और ये असंतोष सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं था। नाना साहेब जैसे सम्मानित व्यक्ति की पेंशन बंद करके उनका अपमान किया गया। किसानों पर इतने भारी लगान थोपे गए कि उनकी कमर ही टूट गई। और तो और ब्रिटेन से आने वाले मशीन के बने सामान ने हमारे कारीगरों, हमारे बुनकरों का रोजगार छीन लिया। मतलब समाज का हर तबका, हर कोई अंग्रेजों की नीतियों से परेशान था। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी, वो निर्णायक मोड़, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। सिपाहियों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब सोचिए, हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये एक गहरा विश्वासघात था। तो जब ये विद्रोह की आग फैली तो इसे नेतृत्व देने के लिए, इसे एक दिशा देने के लिए कई नायक और नायिकाएं सामने आए। चलिए अब उन महान चेहरों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस लड़ाई की मशाल को थामा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है झांसी की शेरनी रानी लक्ष्मीबाई का। उनकी वो हुंकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हमारे कानों में गूंजती है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, नहीं, वो तो रणभूमि में दुश्मनों से लोहा लेने वाली एक योद्धा थी। साहस और स्वाभिमान की एक जीती जागती मिसाल। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहब और उनके कुशल सेनापति तात्या टोपे ने। तात्या टोपे की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। कई महीनों तक उन्होंने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। वो इस विद्रोह के, कह सकते हैं, मुख्य रणनीतिकारों में से एक थे। और अब बिहार की बात करते हैं, जहां से एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सचमुच अविश्वसनीय है। 80 साल के वीर कुंवर सिंह। जरा सोचिए, 80 साल की उम्र। इस उम्र में भी उनका जोश और जज्बा ऐसा था कि जब उनके हाथ में गोली लगी तो जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने अपना हाथ खुद काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक अजेय रहे। लखनऊ में विद्रोह की आवाज बनी बेगम हजरत महल।
उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी, बल्कि अपने नाबालिग बेटे के नाम पर एक वैकल्पिक सरकार भी चलाई। वो एक ही वक्त में एक योद्धा भी थीं और एक शासक भी। महिला शक्ति का एक अद्भुत, एक शक्तिशाली प्रतीक। लेकिन विद्रोहियों की इस वीरता का जवाब अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता से दिया। उनकी प्रतिक्रिया तेज भी थी और बेहद क्रूर भी। सितंबर 1857 तक दिल्ली पर और 1858 के आते आते लगभग सभी बड़े केंद्रों पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था। इस दमन चक्र में हजारों, शायद लाखों लोगों की जानें गई। तो विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में इस आग की राख से एक नए भारत का उदय होना था। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये विद्रोह आखिर नाकाम क्यों हुआ, और फिर देखेंगे कि इसका अंजाम, इसका नतीजा क्या निकला। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए कि जब पूरे उत्तर भारत में इतना जबरदस्त गुस्सा था, इतनी जुनून थी, तो फिर आज़ादी की ये पहली लड़ाई जीती क्यों नहीं जा सकी? आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, इसकी विफलता के पीछे कुछ बड़े कारण थे। सबसे पहला, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सब अपने अपने इलाके में तो लड़ रहे थे, पर एक साथ मिलकर एक समन्वित हमला नहीं कर पाए। दूसरा कारण, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, ज्यादातर उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। और तीसरा, जो शायद सबसे दुखद था, कि ग्वालियर और हैदराबाद जैसी कुछ बड़ी रियासतों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। और इन सब के ऊपर अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे और टेलीग्राफ जैसे आधुनिक संचार के साधन थे। तो इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल पुराना राज खत्म हो गया। अब भारत किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज की गुलामी में आ गया। और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। इस विद्रोह से अंग्रेजों ने एक और सबक सीखा कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करना है। उन्होंने पूरी सेना का पुनर्गठन किया, अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूती से लागू किया। भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, और तो और भारतीय रेजिमेंट्स को जाति और धर्म के आधार पर बनाया गया ताकि वो फिर कभी एक होकर बगावत ना कर सकें। अब यहां आकर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, और वो है नामों की लड़ाई। एक ही घटना, लेकिन दो अलग अलग नाम, दो अलग अलग नजरिए। अंग्रेजों के लिए यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, यानी कुछ नाराज सैनिकों की बगावत। लेकिन हम भारतीयों के लिए, हमारे लिए यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह पूरे नजरिए का फर्क है। और भारतीय नजरिया इसलिए ज्यादा वजनदार लगता है क्योंकि यह सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई थी ही नहीं। इसमें किसान शामिल थे, कारीगर शामिल थे, जमींदार, मतलब समाज का लगभग हर तबका इसमें शामिल था। और इन सब का दुश्मन एक ही था, ब्रिटिश हुकूमत। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 1857 का संग्राम भले ही उस वक्त अपने मकसद में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन उसने आज़ादी की जो चिंगारी जलाई थी वो कभी बुझी नहीं। वही चिंगारी सुलगती रही और 90 साल बाद 1947 में आज़ादी की एक बड़ी मशाल बनकर जली। तो सोचने वाली बात यही है कि 1857 एक हार थी, एक अंत था, या फिर एक नई और बहुत लंबी लड़ाई की असली शुरुआत।